वेलकम बैक टू समीक्षा स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में कंप्लीट जानकारी आप लोगों को देंगे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे किडनी की संरचना के बारे में, किडनी की फंक्शनिंग के बारे में, किडनी कौन कौन सा नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस करती है, किडनी के अंदर काम करने वाले नेफ्रॉन क्या हैं, नेफ्रॉन कितने प्रकार के होते हैं, और डिस्कस करेंगे कंप्लीट उत्सर्जन तंत्र यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। वीडियो के लास्ट में आप लोगों के लिए एनसीईआरटी बायोलॉजी क्विज भी रहेगा। सबसे पहले चैनल के ऊपर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। कौन से टॉपिक के ऊपर आप लोग वीडियो चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं एक्सक्रीटरी मटेरियल के बारे में। कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसे जीवन में भोजन की आवश्यकता है। भोजन के रूप में हम जो भी खाते हैं उसे पचाने के बाद कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बच जाते हैं, और जो ये वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी में बच जाते हैं ये हमारे लिए टॉक्सिक हैं, और इम्पोर्टेंट है कि इन वेस्ट प्रोडक्ट को हम लोग बॉडी से बाहर निकालें। तो बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने की प्रक्रिया को बोलते हैं एक्सक्रीशन, और जो वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलते हैं इनको बोलते हैं एक्सक्रीटरी मटीरियल। तो जंतुओं के शरीर में मेटाबॉलिज्म के परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, जल, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड आदि जैसे कई अपशिष्ट पदार्थों यानी वेस्ट मटेरियल का निर्माण होता है, और ये वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी के लिए हानिकारक हैं। इसलिए उपयुक्त स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए इनको शरीर से बाहर निकालना आवश्यक है, और वेस्ट प्रोडक्ट को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम लोग बोलेंगे एक्सक्रीशन। हमारी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने के लिए कुछ एक ऑर्गन हैं जिनमें शामिल हैं लीवर, किडनी, स्किन और लंग्स। तो जो ये ऑर्गन है जो वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं इनको हम लोग बोलते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन, और सारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन मिलकर निर्माण करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम का। हम लोग खाना खाते हैं और खाने में प्रेजेंट है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स। तो हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट और फैट यानी कार्बोहाइड्रेट और वसा के डाइजेशन से निर्माण होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर का। कार्बन डाइऑक्साइड को हमारी बॉडी से बाहर निकालने का काम करते हैं हमारे लंग्स, और इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो हमने अलग से बनाया है और वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हमारी बॉडी में जो वेस्ट वाटर है ये यूरिन की फॉर्म में, पसीना यानी स्वेट की फॉर्म में, और वाटर वेपर की फॉर्म में हमारी बॉडी से बाहर चला जाता है। जब हम लोग सांस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं तो ऐसे में कुछ वाटर वेपर भी हमारी बॉडी से बाहर जाता है। हमारी बॉडी में प्रोटीन के डाइजेशन के बाद निर्माण होता है अमीनो एसिड का, और हमारी बॉडी वेरियस प्रोसेसेस को पूरा करने के लिए जब इन अमीनो एसिड्स का उपयोग करती है तो हमारी बॉडी के अंदर 3 तरह का नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस होता है, और इन 3 तरह के नाइट्रोजनस वेस्ट में शामिल है अमोनिया, यूरिक एसिड और यूरिन। हमारी बॉडी अमोनिया और यूरिक एसिड को सीधे तौर पर हमारी बॉडी से बाहर नहीं निकाल सकती, इसलिए पहले अमोनिया और यूरिक एसिड को यूरिन में बदला जाता है, और बाद में यूरिन हमारा यूरिनरी सिस्टम के द्वारा बॉडी से बाहर निकाला जाता है। अब बात आती है कि हमारी बॉडी का कौन सा ऑर्गन अमोनिया और यूरिक एसिड को यूरिन में कन्वर्ट करता है। तो अमोनिया और यूरिक एसिड को यूरिन में कन्वर्ट करने का काम करता है हमारा लीवर। हमारी बॉडी से कौन कौन से एक्सक्रीटरी मटेरियल बाहर निकल रहे हैं, तो इनमें शामिल है कार्बन डाइऑक्साइड, स्वेट यानी पसीना, और नाइट्रोजन वेस्ट। और इस नाइट्रोजन वेस्ट में शामिल है यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया और यूरिन। तो ह्यूमन बॉडी में एक्सक्रीटरी ऑर्गन है किडनी। किडनी यानी वकृत। किडनी का काम है यूरिन फॉर्मेशन करना, मूत्र का निर्माण करना। दूसरा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है हमारा लंग्स यानी फेफड़ा। फेफड़ा जो है हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का कार्य करता है। तीसरा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है हमारा लीवर यानी यकृत, और लीवर का काम है अमोनिया को यूरिक एसिड में कन्वर्ट करना। हमारा लास्ट एक्सक्रीटरी ऑर्गन है हमारी स्किन यानी हमारी त्वचा, और हमारी त्वचा के माध्यम से हमारा पसीना और कुछ एक नमक की मात्रा हमारी बॉडी से बाहर जाती है। अलग अलग जीवों में नाइट्रोजन युक्त गंदगी का उत्सर्जन अलग अलग तरीके से किया जाता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं यूरोटेलिज्म के बारे में। देखिए, कुछ एक ऐसे जीव हैं जो नाइट्रोजन युक्त गंदगी को अपने बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट को यूरिक एसिड के तौर पर बाहर निकालते हैं, और इनमें शामिल है वर्ड्स, इंसेक्ट्स और रेप्टाइल्स। ऐसे जीव जो अपनी बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट को यूरिक एसिड के रूप में बाहर निकालते हैं, ऐसे जीवों को हम लोग बोलते हैं यूरोटेलिक, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे यूरोटेलिज्म। देखिए, मनुष्य के मूत्र में भी यूरिक एसिड प्रेजेंट है, लेकिन हमारे यूरिन में यूरिक एसिड की मात्रा मात्र 0.5% ही है।
देखिए, अगर किसी जीव में नाइट्रोजन युक्त गंदगी का उत्सर्जन यूरिया की फॉर्म में किया जाता है तो ऐसे जीवों को हम लोग बोलते हैं यूरियोटैलिक जीव। तो यूरियोटैलिज्म वह उत्सर्जन है जिसमें सबसे पहले प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट किया जाता है और बाद में इस अमीनो एसिड को यूरिया में कन्वर्ट कर दिया जाता है लीवर के द्वारा। यूरियोटैलिक जीवों के उदाहरण हैं कैट, बैट, डॉल्फिन और ह्यूमन। इसके बाद आते हैं अमीनोटैलिक जंतु। ऐसे जंतु जो अपनी बॉडी से नाइट्रोजन युक्त गंदगी को अमीनो एसिड के तौर पर बाहर निकालते हैं, ऐसे जीवों को आप लोग बोलेंगे अमीनोटैलिक जंतु। और इस तरह के जंतुओं में शामिल है अमीबा, पैरामीशियम यूग्लिना, सीलेंट्रेटा, हाइड्रा। देखिए, एनिमल किंगडम के ऊपर भी हमने अलग से एक डिटेल वीडियो बनाया है और आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कुछ एक जंतु ऐसे भी हैं जो अपनी बॉडी से नाइट्रोजन युक्त गंदगी को अमोनिया के तौर पर बाहर निकालते हैं और ऐसे जंतुओं को हम लोग बोलते हैं अमोनोटैलिक जंतु। कुछ एक जंतुओं जैसे प्लेटीहेल्मिन्थेस, पोरीफेरा, निडेरिया में अमोनोटैलिज्म की इस प्रक्रिया को देखा जाता है। ग्वानोटैलिज्म ग्वानोटैलिज्म उत्सर्जन की वह प्रक्रिया है जिसमें नाइट्रोजन युक्त गंदगी को ग्वानिन की फॉर्म में बॉडी से बाहर निकाला जाता है और इसके उदाहरण है स्पाइडर और स्कॉर्पियन। आप लोगों से केंचुओं के बारे में एक कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसे फार्मर फ्रेंड बोला जाता है, तो केंचुआ यानी अर्थवर्म को फार्मर फ्रेंड बोला जाता है। और आप लोग ध्यान रखेंगे कि केंचुए के मूत्र में जब केंचुआ यूरिन जनरेट करता है तो उसके यूरिन में प्रेजेंट है अमोनिया जो कि भूमि की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाता है। आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे कि केंचुआ खाद बनाने की प्रक्रिया को वर्मी कंपोस्टिंग बोलते हैं। आइए अब जानते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के बारे में वन बाय वन। सबसे पहले बात करेंगे त्वचा के बारे में। त्वचा हमारे शरीर का सबसे बाहरी आवरण है। त्वचा को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। बाहर वाली स्किन को आप लोग एपिडर्मिस बोलते हैं और अंदर वाली त्वचा को आप लोग एंडोडर्मिस बोलते हैं। त्वचा के ऊपर प्रेजेंट है स्वेट ग्लैंड्स और इन स्वेट ग्लैंड के माध्यम से ही शरीर से अपशिष्ट पदार्थों यानी वेस्ट मटेरियल का एक्सक्रीशन किया जाएगा। हमारी त्वचा के माध्यम से कुछ मात्रा में पानी और नमक यानी सोडियम क्लोराइड हमारी बॉडी से बाहर आता है और हमारी स्किन पसीने के माध्यम से हमारी बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने का कार्य भी करती है। हमारा अगला एक्सक्रीटरी ऑर्गन है हमारे लंग्स यानी हमारे फेफड़े। हमारी बॉडी में जब हमारे सेल से प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है तो ऐसे में प्रोड्यूस होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस और इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हमारे लंग्स के माध्यम से ही हमारी बॉडी से उत्सर्जित किया जाता है, हमारी बॉडी से बाहर निकाला जाता है। ह्यूमन लंग्स के बारे में बहुत डिटेल में हम लोगों ने डिस्कशन किया और डिटेल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हमारे फेफड़ों के माध्यम से हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर का उत्सर्जन किया जाता है। हमारा अगला एक्सक्रीटरी ऑर्गन है हमारी किडनी यानी गुर्दे। तो गुर्दों का क्या कार्य है? गुर्दे का कार्य है मूत्र का छनन। हमारी किडनी का काम है यूरिन को फिल्टर करना। हमारी किडनी हमारे ब्लड को फिल्टर करती है। जब ये ब्लड को फिल्टर करती है तो नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिया प्रोड्यूस किया जाता है। आप लोग ध्यान रखेंगे कि मानव मूत्र एसिडिक है, मानव मूत्र अम्लीय है और इसका पीएच मान है 6। हमारे मूत्र का रंग हल्का पीला है, इसका कारण है वर्णक यूरोक्रोम की उपस्थिति। और कई बार हमारी किडनीज में पथरी भी हो जाती है। पथरी को हम लोग बोलते हैं कैल्शियम ऑक्जेलेट। पथरी होने पर डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि आपको टमाटर नहीं खाने हैं क्योंकि टमाटर के अंदर भी प्रेजेंट होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट। तो हमारी पथरी बेसिकली क्या है? पथरी बेसिकली है कैल्शियम ऑक्जेलेट जो कि हमारी किडनी के अंदर एक स्टोन की फॉर्म में जमा हो गया है। देखिए, हमारी किडनी है ये मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन से मिलकर बनी है। हमारी किडनी के अंदर लगभग 10 से 12 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। नेफ्रॉन किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है और किडनी के अध्ययन को हम लोग बोलेंगे नेफ्रोलॉजी। अब किडनी की शेप कैसी है? तो किडनी की शेप राजमा के आकार की है। किडनी की लंबाई लगभग 10 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर चौड़ी है और 4 सेंटीमीटर मोटी है और किडनी का वजन लगभग 150 से लेकर 170 ग्राम के बीच में है। किडनी को बेसिकली 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला भाग है कोर्टेक्स। तो किडनी के बाहरी भाग को आप लोग बोलते हैं कोर्टेक्स। अब है दूसरा भाग मेडुला। तो किडनी के आंतरिक भाग को हम लोग बोलते हैं मेडुला और इसी मेडुला के अंदर आप लोगों को मिलेंगे नेफ्रॉन। और किडनी का तीसरा इंपॉर्टेंट भाग है रीनल पेल्विस। तो नेफ्रॉन ब्लड को फिल्टर करेंगे और फिल्ट्रेशन के बाद जो यूरिन फॉर्म होगा वो रीनल पेल्विस के जरिए ही यूरेटर तक पहुंचेगा। सबसे पहले जानते हैं हमारा ब्लड हमारी किडनी के अंदर पहुंचता कैसे है। हमारा ब्लड हमारे हार्ट के द्वारा एरोटा से होते हुए रीनल आर्टरी के जरिए हमारी किडनी के अंदर पहुंचता है।
रेनल आर्टरी आगे चलकर बहुत सारी पतली ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है जिसे हम लोग आर्ट्रियोल्स बोलते हैं। अब ये आर्ट्रियोल्स आगे चलकर नेफ्रॉन के एक पर्टिकुलर पार्ट बोमेन कैप्सूल जो कि एक कप लाइक स्ट्रक्चर है इसके अंदर पहुंच जाती है और इन आर्ट्रियोल्स के गुच्छे को हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलस। अब जानते हैं नेफ्रॉन की पूरी प्रक्रिया के बारे में, किस तरह से ब्लड की फिल्ट्रेशन नेफ्रॉन के अंदर होती है और यूरिन का निर्माण नेफ्रॉन के अंदर होता है और किस तरह से यूरिन हमारी बॉडी से बाहर तक पहुंचता है। ग्लोमेरुलस में हम लोग पढ़ेंगे एफरेंट आर्ट्रियोल यानी अभिवाही धमनिका के बारे में और इफरेंट आर्ट्रियोल यानी अपवाही धमनिका के बारे में। मैं आपको यहीं पर बता दूं, ब्लड सबसे पहले नेफ्रॉन के अंदर अभिवाही धमनिका यानी एफरेंट आर्ट्रियोल से ही एंटर करता है। देखिए पूरे नेफ्रॉन को हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ग्लोमेरुलस के बारे में, वोमेन संपुट के बारे में, आरोही भुजा के बारे में, अवरोही भुजा के बारे में, कलेक्टिंग डक्ट यानी संग्रह नलिका के बारे में। तो कंप्लीट नेफ्रॉन की वर्किंग को 1 बाय 1 इसके पार्ट्स की वर्किंग को हम लोग डिस्कस करेंगे। नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को आप ज्यादातर 3 पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें शामिल रहेगा रीनल कॉर्पस्कल्स, रीनल ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट का मीनिंग है संग्रह नालिका। जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, जो भी यूरिन है, वो कलेक्टिंग डक्ट में ही फाइनली सबमिट किया जाता है और बाद में वो यूरिनरी सिस्टम के द्वारा बाहर निकल जाता है। रीनल ट्यूब्यूल्स में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बारे में, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बारे में और लूप ऑफ हेनले के बारे में। तो नेफ्रॉन के सबसे शुरुआती भाग को आप लोग रीनल कॉर्पस्कल बोलते हैं और इसमें शामिल रहेगा ग्लोमेरुलस और बोमेन संपुट यानी बोमन कैप्सूल। तो सबसे पहले ब्लड नेफ्रॉन में एंटर करेगा और कहाँ से एंटर करेगा? एफरेंट आर्ट्रियोल यानी अभिवाही धमनिका से एंटर करेगा और यहाँ पर एक कप लाइक स्ट्रक्चर में एक कैपिलरीज का गुच्छा है और इस कैपिलरी के गुच्छे को हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलस। तो सबसे पहले फिल्ट्रेशन का कार्य करेगा टफ्ट ऑफ कैपिलरीज यानी ग्लोमेरुलस। नेफ्रॉन में सबसे पहले केशिका गुच्छ यानी ग्लोमेरुलस के द्वारा ही ब्लड को फिल्टर किया जाता है। सबसे पहले ब्लड से वाटर, ग्लूकोज और मिनरल्स का कुछ पार्ट फिल्टर हो जाता है, लेकिन अभी भी ब्लड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट और प्लाज्मा प्रोटीन प्रेजेंट है और ये फिल्ट्रेशन के लिए नेफ्रॉन के अगले हिस्से में चले जाएंगे। केशिका गुच्छ में सना हुआ पदार्थ अब वोमेन कैप्सूल के अंदर चला जाएगा, कप लाइक संरचना के अंदर जाएगा। यहाँ पर एक बार फिर से फिल्टर होगा और इसके बाद ये चला जाएगा प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर यानी संबलित नलिका के अंदर। तो यहाँ पर 2 तरह की ट्यूब्यूल्स हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो जो वुमन कैप्सूल के पास वाली संबलित नलिका है इसे आप लोग बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यहाँ पर 70 से 80% जल, खनिज एवं बाइकार्बोनेट्स का अवशोषण फिर से किया जाता है। मूत्र की पीएच को नियंत्रित रखने के लिए प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में हाइड्रोजन आयन का सिक्रेशन भी किया जाता है। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बाद यानी समीपस्थ संबलित नलिका के बाद आपका नेफ्रॉन का जो पार्ट है इसे आप लोग बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। ये यू आकार की एक संरचना है। इसमें आप लोग असेंडिंग लूप और डिसेंडिंग लूप के बारे में जानेंगे। असेंडिंग लूप, डिसेंडिंग लूप में एक बार फिर से रीएब्जॉर्प्शन होगा और यहाँ पर वाटर और सोडियम क्लोराइड का वापस से अवशोषण होगा। अब जो यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब किए जा रहे हैं ये बारीक कैपिलरीज के जरिए वापस ब्लड में डिफ्यूज कर दिए जाते हैं। लूप ऑफ हेनले के बाद आएगा डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, दूरस्थ संबलित नलिका। जैसे कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, दूरस्थ संबलित नलिका यानी जो नलिका ग्लोमेरुलस से दूर स्थित है इसको आप बोलेंगे दूरस्थ संबलित नलिका। नेफ्रॉन का लास्ट पार्ट है जहां पर रीएब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाता है। यहाँ पर वाटर, सोडियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट आयंस का एक बार फिर से अवशोषण कर लिया जाता है और अब फाइनली जो वेस्ट प्रोडक्ट है यानी जो यूरिन है ये कलेक्टिंग डक्ट जो कि नेफ्रॉन का लास्ट वाला पार्ट है इसमें जाकर इकट्ठा हो जाएगा। देखिए आपका जो ब्लड फिल्टर हुआ है नेफ्रॉन के द्वारा, अब एब्जॉर्प्शन और रीएब्जॉर्प्शन की प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है और फाइनली जो यूरिन है ये कलेक्टिंग डक्ट यानी संग्रह नलिका में जाकर इकट्ठा हो जाएगा। संग्रह नलिका यानी कलेक्टिंग डक्ट आगे मूत्र वाहिनी यानी यूरेटर से जुड़ी हुई है और बाद में यूरिन यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट होगा और यहाँ से यूरिथ्रा यानी स्मॉल ओपनिंग के जरिए बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाएगा। टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन, देखिए नेफ्रॉन 2 प्रकार के हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो है ये हमारी किडनी में जो टोटल नेफ्रॉन है उनका 80% हिस्सा है। यानी हमारी किडनी में कौन से नेफ्रॉन ज्यादा मात्रा में मौजूद है? तो राइट आंसर होगा कॉर्टिकल नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन के बाद आते हैं जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन और कॉर्टिकल नेफ्रॉन में डिफरेंस क्या है? तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन में लूप ऑफ हेनले छोटा है और जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन में लूप ऑफ हेनले ज्यादा लंबा है।
सिर्फ हमारी किडनी के 20% नेफ्रॉन ही ऐसे हैं जो कि जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन टाइप्स के हैं। मूत्र हल्के पीले रंग का अम्लीय तरल पदार्थ है। मूत्र में लगभग 96% जल, 2% यूरिया और सूक्ष्म मात्रा में लवण, यूरोक्रोम और अमोनिया भी प्रेजेंट है। नेफ्रॉन ने ब्लड को फिल्टर किया है और फिल्ट्रेशन के बाद जो यूरिया प्रोड्यूस हुआ है, ये यूरिया मूत्र वाहिनी यानी यूरेटर के जरिए मूत्राशय तक आता है, यानी यूरिनरी ब्लैडर तक आता है। यूरेटर यानी मूत्र वाहिनी, ये दो पाइप्स हैं जो किडनी से होते हुए मूत्र को यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचाती हैं, मूत्राशय तक पहुंचाती हैं। यूरेटर आमतौर पर मानव वयस्कों में 25 से 30 सेंटीमीटर तक लंबी होती हैं। यूरिनरी ब्लैडर यानी पेशाब की थैली पेल्विस बोन के नीचे स्थित है, जो कि सीधे ब्रेन सिग्नल से कनेक्टेड है। एक वयस्क के पेशाब के थैली की क्षमता यानी एक वयस्क में यूरिनरी ब्लैडर की क्षमता 400 से लेकर 500 मिलीमीटर तक रहती है। जो यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट हो गया है, ये यूरिथ्रा एक स्मॉल ओपनिंग है जहां से यूरिन को एक्सक्रीट किया जाता है। तो लास्ट में यूरिन यूरिथ्रा के जरिए बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है। अगर किडनी यानी यकृत ठीक तरह से कार्य करना बंद कर दे, ऐसे में हमारा ब्लड फिल्टर नहीं होगा, ब्लड से यूरिया सेपरेट नहीं होगा, ब्लड से नाइट्रोजनस वेस्ट सेपरेट नहीं होगा। ऐसे में किडनी फेलियर की कंडीशन आ जाए तो जो ह्यूमन ब्लड है, इसको आर्टिफिशियल तकनीक के जरिए शुद्ध किया जाता है और इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे हीमोडायलिसिस। यानी डायलिसिस के जरिए ऐसे पेशेंट्स का इलाज किया जाता है जिनकी किडनी प्रॉपरली तौर पर काम नहीं कर रही है। ब्लड को आर्टिफिशियल तरीके से फिल्टर करने की प्रक्रिया ही डायलिसिस कहलाती है। वीडियो के लास्ट में आप लोगों के लिए रहेगा एनसीईआरटी बायोलॉजी क्विज। तो आप लोगों के लिए फर्स्ट क्वेश्चन, मूत्र का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण है? 4 ऑप्शंस आप लोगों के पास हैं, पित्त, लसिका, कोलेस्ट्रॉल या फिर यूरोक्रोम। जल्दी से आप लोग अपना आंसर कमेंट करें। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यूरोक्रोम। मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम वर्णक के कारण है। आप लोगों के लिए दूसरा प्रश्न, मानव यकृत यानी ह्यूमन किडनी में पाई जाने वाली पत्थरी को क्या कहते हैं? यूरिक अम्ल, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट या फिर कैल्शियम सल्फेट। अपना आंसर कमेंट करें। वीडियो में हम लोग ह्यूमन की किडनी में पाई जाने वाली पत्थरी के बारे में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। हाँ जी, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कैल्शियम ऑक्जेलेट। तीसरा प्रश्न आप लोगों के लिए, निर्जलीकरण के दौरान मानव शरीर में किस पदार्थ की हानि होती है? यानी अगर आपको डिहाइड्रेशन हो गई है या आप लोगों को उल्टी लग गई है, दस्त लग गया है, तो ऐसे में बॉडी में कौन से पदार्थ की हानि होती है? शुगर, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम फॉस्फेट या फिर पोटाशियम क्लोराइड। अपना आंसर कमेंट करें। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सोडियम क्लोराइड। आप लोगों के लिए अगला प्रश्न, कौन सा पदार्थ सामान्यतः मानव मूत्र में पाया जाता है? रक्त प्रोटीन, क्रिएटिनिन, लाल रक्त कोशिकाएं या फिर श्वेत रक्त कोशिकाएं। देखिए, मानव रक्त में यूरिया भी प्रेजेंट है और क्रिएटिनिन भी प्रेजेंट है। अगर किसी को किडनी फेलियर की प्रॉब्लम है या फिर किसी की किडनी खराब हो रही है, ऐसे में उसकी किडनी में क्रिएटिनिन की मात्रा बढ़ रही है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्रिएटिनिन। और ये लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं। स्तनपायु में श्वेत ग्रंथियां यानी जो स्वेट ग्लैंड है, इनका संबंध किससे है? ऑप्शन ए, अतिरिक्त लवणों को निकालने से, ऑप्शन बी, नाइट्रोजनस अपशिष्टों के उत्सर्जन से, ऑप्शन सी, बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने से या फिर ऑप्शन डी, यौन आकर्षण से। अपना आंसर कमेंट करके बताएं कि हमारे स्वेट ग्लैंड का संबंध किससे है। वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताएं। एनसीईआरटी बायोलॉजीज के और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर करें।